हेलो एंड वेलकम अगेन टू आवर चैनल पैरामाउंट जीएस जोन। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो आज हमारा क्रम रहेगा हिस्ट्री का। जैसा कि लास्ट में हमने ज्योग्राफी की वीडियो प्रोवाइड कराई थी, आज हम हिस्ट्री के साथ चलेंगे। और जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो में हिस्ट्री में पढ़ा था कि किस तरह से हिस्ट्री का जो पृष्ठभूमि है, सामान्य इतिहास, जो जिस तरह से हमने डिवीज़न किए थे इतिहास के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसके आगे बढ़ते हुए हम आज प्राग इतिहास काल को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इतिहास है उसका डिवीज़न लिपि और उसकी पठनीयता के आधार पर किया गया था। तो इसका 3 भागों में डिवीज़न किया गया था हमने, है ना। तो 3 भागों में से सबसे पहले प्राग इतिहास था। सबसे पहले प्राग इतिहास, फिर आया दूसरे पर हमने आदि इतिहास देखा, आदि इतिहास, फिर तीसरे पर डिवीज़न किया हमने इतिहास। यानी सबसे पहले हम देखें अगर प्राग इतिहास के बारे में, तो प्राग इतिहास में ना तो लिपि थी, और लिपि नहीं है तो उसको पढ़ा भी नहीं जा सकेगा, ना तो उसकी पठनीयता है। जैसे कि इस काल में लोग जो है ना तो केवल इसके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, कोई साहित्यिक साक्ष्य नहीं है। और अंत में दूसरे क्रम में देखिए हम आदि इतिहास का डिवीज़न में, तो इसमें लिपि है लेकिन उसकी पठनीयता यानी पढ़ा नहीं जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता आती है, आदि इतिहास में हड़प्पा सभ्यता आती है, और हड़प्पा सभ्यता में लिपि है, भावात्मक लिपि है, अपितु उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है, अब बताएंगे हड़प्पा सभ्यता में आगे का चैप्टर में, तो इतना जान लीजिए कि जो आदि इतिहास है उसमें लिपि है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा चुका है। और इतिहास में इतिहास के स्रोत के आधार पर जैसे बात करें हम, तो वेद हैं हमारे पास, और बौद्ध ग्रंथ हैं तमाम सारे, और जैन ग्रंथ हैं। तो इसके आधार पर जो साहित्यिक स्रोत हैं हमारे पास, तो इसकी लिपि भी है और इसको पढ़ा जा चुका है। तो इस आधार पर इतिहास को समझने में सरलता होती है और इसको हम आसानी से अध्ययन कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये डिवीज़न पढ़ा था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा आगे की राह में। तो सबसे पहले हमने देखा प्राग इतिहास को, तो इसको हम देखते हैं। तो इसका डिवीज़न करते हैं। सबसे पहले प्राग इतिहास का पाषाण काल यानी पत्थरों का काल। जिस तरह से एक हम बात कहें कि प्राग इतिहास, सबसे पहले मानव के उद्भव विकास की बात करें। जिस तरह से लास्ट वीडियो ज्योग्राफी की रही थी, तो उसमें कुछ हद तक आपने जाना होगा, जब नहीं देखी है तो उसको देखिए जरूर। इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से कालखंड बटे और उनमें जो घटनाएं घटित हुई वो किस तरह से क्रमित विकास के आधार पर चली और किस तरह से मानव का विकास हुआ। तो आज हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कि मानव जीवन का जो विकास है वो जीवन के सबसे विवादित विषयों में से एक है। किस तरह से मानव का उद्भव विकास हुआ, एवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन कैसे हुआ, ठीक है। तो सबसे विवादित विषयों में से ये भी एक है। तो ज़्यादातर वैज्ञानिक इस मत पर सहमत हैं कि सबसे पहले जीवन जल में आया हाइड्रोजन के कारण, और उत्तरोत्तर जैसे सबसे पहले एक कोशिकीय जीव, जिस तरह से पढ़े थे हमने, रीढ़ विहीन जीव आए थे, फिर उसके बाद रीढ़ वाले जीव आए, फिर आगे चल के जो है उभयचर आए, फिर उसके बाद मेमल्स आए, स्तनपायी जीव आए, फिर वो कपियों में बटे, फिर महाकपियों में, फिर उसके बाद मानव का उद्भव विकास हुआ। तो इस तरह से जो मानव का विकास है वो केवल एक क्रमिक विकास है, ना कि कोई घटना है, ठीक है। तो इस तरह से लास्ट वीडियो में भी आप देखिए, उसको समझ में आएगा आपको। तो जिस तरह से बताया गया है कि मानव का जो विकास है वो उत्तर जटिल संरचना में बदलता गया और इस तरह मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, तो हमने पढ़ा था हमने ओलिगोशीन में, जिस तरह से तो 3.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका के वर्षा वनों में जो है महाकपि रहते थे। महाकपि एपी यानी महाकपि रहते थे। तो क्या हुआ कि यानी मानव के पूर्वज कहे जाते हैं ये। तो सबसे पहले 2 करोड़ साल पहले क्या हुआ कि अफ्रीका के वर्षा वनों में कुछ शुष्कता आई, या कुछ ऐसा हुआ कि जो संसाधन थे, जो इनके भोजन के लिए या रहन सहन के लिए जो संसाधन थे, उनका जो है ह्रास होने लगा और जनसंख्या इस तरह से बढ़ने लगी कि जो महाकपि थे वो 2 शाखाओं में बट गए। एक शाखा थी इनकी रामाफितेकस, और दूसरी शाखा थी ऑस्टेनोफितेकस, ठीक है, ऑस्टेनोफितेकस। अब ऑस्टेनोफितेकस जो है,
रामाफिथिकस ने जो है वहीं स्थायी रहना समझा सही कि हम यहीं निवास करेंगे। और जो ऑस्ट्रेनोफिथेकस शाखा के थे महाकपि, वो मैदानों की ओर जो है चलते गए और मैदान की ओर आने पर इनकी जो है आवश्यकताएं बदलती गई और इन्होंने जो है अपना जीवन आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में व्यतीत किया। तो जिस तरह से ये मैदानों में गए तो इनकी जो आवश्यकताएं परिवर्तित होती गई, तो इस आधार पर इन्होंने एक शैली का विकास किया। धीरे धीरे एक मानव का सांस्कृतिक विकास हुआ और इन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि सीखी और पशुपालन सीखा और एक समुदाय में बसे। तो इस तरह से मानव ने संस्कृति को प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से विकास हुआ। तो ये तो हमने थोड़ा मोटा मोटा देखा। अब इसको हम जो है हमारा चैप्टर है प्राग इतिहास, तो उसका थोड़ा सा डिवीज़न देखा हमने कि ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है, पुरापाषाण और मध्यपाषाण और नवपाषाण, यानी पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। तो जिस तरह से पाषाण शब्द आ रहा है, पाषाण काल यानी पत्थरों का युग। तो सबसे पहले हम देखें कि आधार क्या है। तो आधार हमने देख लिया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। तो अब दूसरा देखते हैं हम कि समय अवधि क्या है इनकी, या कालखंड कितना है इनका। तो सबसे पहले देखते हैं प्रापाषाण में हम तो 25 लाख ईसा, जैसे मैंने बीसी बताया था, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा पूर्व से लेकर 10,000 बीसी तक इसका कालखंड रहा। इसमें जो है मानव कहें हम, जो मानव समुदाय था वो पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का उपयोग करता था और जो है इसमें कुछ ज़्यादा विकसित नहीं हुई थी। ना तो आग का जो है इस्तेमाल, जो आग की खोज तो कर ली गई थी लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं सीख पाए थे ये लोग। और इस तरह से ना तो कृषि का विकास हुआ ना पशुपालन का। तो केवल इसको हम बांटते हैं, जो मानव है औजारों का जिस तरह से उपयोग करता था वो बड़े बड़े औजारों का उपयोग करता था। और इसी आधार पर इसे 3 क्रम बनते हैं, इसके 3 लक्षण है इसकी, या 3 चरणों में बटा है। उच्च प्रापाषाण, मध्य प्रापाषाण और निम्न प्रापाषाण। ठीक है, अब इसका हम देखें मध्यपाषाण में, तो मध्यपाषाण का अवधि है या काल है वो 10,000 बीसी से शुरू होता है 4,000 बीसी के लिए, है ना। और नवपाषाण को देखें तो कहीं कहीं जो है मिलता है कि 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी, और कहीं कहीं मिलता है हमें 4,000 बीसी से 1,000 बीसी। तो ऐसा है कि कहीं कहीं क्षेत्रों में तो है कि जो मानव है वो मध्यपाषाण में जीवन व्यतीत कर रहे थे, कहीं थोड़ा विकसित हो गया था, यानी लोहे की खोज होने लगी थी या धातुओं की खोज होने लगी थी, उनका इस्तेमाल करना सीख गए थे लोग। तो इस आधार पर जो है कहीं कहीं 4,000 बीसी से 1,000 बीसी, तो इसको मिक्स करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप ज़्यादा भटके ना। तो अब दूसरा आता है हमारा, दूसरा बात करें हम तो जिस तरह से इसमें चरण आता है, तो मध्यपाषाण जो है संक्रमण काल के तौर पर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है मानव ने थोड़ा विकास की प्रक्रिया बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इसमें मानव जो है औजारों का जिस तरह से प्रयोग करता था वो बड़े बड़े औजार थे और उसको धीरे धीरे उसको औजार में थोड़ा कुशलता हासिल की और उसको छोटे एवं कुशल हथियारों का उपयोग करने लगा मनुष्य। तो इस तरह पर थोड़े से संक्रमण काल की भी स्थिति कही जाती है, ट्रांजिशन जोन भी कहा जाता है मध्यपाषाण काल को। इसमें समाधान की पद्धति भी थोड़ी सी विकसित होने लगी थी और मनुष्य जो है पशुपालन सीख गया था, है ना, मत्स्य पालन और पशुपालन की शुरुआत सीख गया था इसमें। फिर अगले क्रम में जो है नवपाषाण में देखें तो मानव जो है उपभोक्ता जो होता है ना, उपभोग करने वाला, उपभोक्ता से जो है क्या बना, उत्पादक करने वाला बन गया। ठीक है, उपभोक्ता से उत्पादन करने वाला बन गया मनुष्य। जिस तरह से पशुपालन सीखा उसने और कृषि में जो है दक्षता हासिल की और बेहतर जल प्रबंधन की भी व्यवस्था की इन्होंने, और इसमें दक्षता हासिल करते हुए जो है समाज में स्थायी जीवन जीना सीख गए थे, एक समाज का निर्माण कर चुके थे नवपाषाण काल में। तो इस तरह से डिवीजन देखा हमने क्रम यानी उसके लक्षण के आधार पर। और इसमें विशेषता देखें तो जैसा हमने पढ़ लिया कि मानव जो है प्रापाषाण काल में आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में रहता था, इधर उधर भ्रमण करता था और शिकार और केवल थोड़े बहुत पशुपालन, इन पर जो है पशुपालन नहीं सीखा था लेकिन शिकारी तौर पर और इधर उधर जीवन व्यतीत करता था भोजन के लिए। और दूसरा देखें हम अगर इसमें मध्यपाषाण में
तो पशुपालन की शुरुआत इसमें हो गई थी और मत्स्य पालन भी हो गया था। और दूसरा हम देखें नवपाषाण काल में, तो मैंने बताया कृषि की शुरुआत हो गई थी जिस तरह से, और मानव सामान्य जीवन, स्थायी जीवन जीने लगा था। इस तरह से एक समाज की जो है समाज का विकास हुआ और मानव अपना एक परिवार और समाज निर्मित करने लगा और अच्छे से जीवन निर्वहन करने लगा। और अगर अगले क्रम में देखें हम तो औजार आता है, तो इसमें जो है मैंने बताया जिस तरह से ब्लेड और शल्क जो है, जो भी पुरापाषाण काल में हथियार थे, इनका उपयोग करने लगा था। धीरे धीरे छोटे पत्थरों में अच्छे कुशलतम हथियारों का उपयोग करने लगा। फिर अगले क्रम में जो है इसमें मध्यपाषाण काल में सूक्ष्म हथियार और विशेष जो है कला से निर्मित करके अच्छे हथियारों का उपयोग करने लगा, जिसे मुख्य रूप से माइक्रोलिथ कहा जाता है। और इसमें भी स्लेट जैसे विशेष कुशलतम हथियारों की उपस्थिति निर्धारित की गई है, जिसमें जो है मानव अच्छे औजारों का उपयोग करने लगा, जिससे क्या है शिकार में और कृषि के लिए जो है आसानी से उसका उपयोग किया जा सके, जिससे कृषि प्रणाली और विकसित होने लगी और समाज का अच्छा निर्माण होने लगा। अब अगला देखें हम खोजें, तो इसमें क्या क्या खोज हुई। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पुरापाषाण काल में यानी पैलियोलिथिक में आग की खोज तो हो गई थी, परंतु मानव जो है इसका प्रयोग करना नहीं सीखा था। जबकि मध्यपाषाण काल में मानव जो है आग का संपूर्ण तरीके से उपयोग करना सीख गया था, और जिस आधार पर नवपाषाण काल में कृषि हुई और पहिए की भी खोज होगी और एक अच्छे समाज की जो है अच्छे समाज का निर्माण हुआ, जिससे जीवन निर्वहन करने में आसानी हुई और एक दूसरे से जो है मिलन की भावना जागृत होने लगी और एक दूसरे के साथ रहने लगे, रहन सहन करने लगे। और स्थान देखें हम कि किस तरह पर महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो देखें हम पुरापाषाण काल में तो पहलगांव है कश्मीर का, और इससे इसके स्थान प्राप्त होते हैं पुरापाषाण काल साक्ष्य। और मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, आदमगढ़ और भीमबेटका नाम जो है परिवर्तित हो गया है, उसको भीमबेटका कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण स्थान है। अगर MPPSC के लिए जा रहे हो आप, तो MPPSC के लिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद एवं भीमबेटका, आदमगढ़, इन सब स्थानों से प्राप्त हुए हैं। जंबेलंगाटी इलाहाबाद एवं तिरुपक्कनम तमिलनाडु से पुरापाषाण काल साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये हथियार जो है हथियारों के या औजारों के आधार पर ही, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही इस कालखंड की जो है निर्धारित किया जाता है। अगला देखें हम तो इसमें जो है स्थान की बात करें हम तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ है मध्य प्रदेश का। ये फिर से बता दिया MPPSC के लिए अगर है, इम्पोर्टेंट है ये बिल्कुल मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से। तो आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, और वहीं बागौर यानी राजस्थान से भी प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं पशुपालन के। और शैल चित्रकारी यानी रॉक पेंटिंग्स के जो साक्ष्य हैं वो भी भीमबेटका, ये सब इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। भीमबेटका मध्य प्रदेश और यूपी के मुरहानावाड़ और लहुरापुर से प्राप्त होते हैं, लहुराजुर से प्राप्त होते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। तो इस आधार पर साक्ष्यों के आधार पर इन कालखंडों का डिवीज़न किया जाता है। और फिर अगले की बात करें हम तो स्थायी जीवन के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से मिलते हैं। जबकि देखो जी एक पॉइंट नोटिस करना आप, ये स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राचीनतम मेहरगढ़ से मिलते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान शहर से मिलते हैं। जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है संत कबीर नगर में उत्तर प्रदेश के लहुरा देवर में मिलते हैं, जो कि चावल है, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कृषि आधारित। और कश्मीर के बुर्ज होम और गुफकर काल से जो है गर्त आवास के शवादान के गर्त आवास के साक्ष्य मिलते हैं। तो इस तरह से हमने डिवीज़न देखा पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल का। एक और आता है इसमें डिवीज़न के आगे क्रम में एक और आता है कि ताम्रपाषाण काल यानी ताम्रपाषाण। अब ताम्रपाषाण काल की बात करें हम तो ताम्रपाषाण जैसा नाम से दिख रहा है आपको, ताम्र एवं पाषाण, यानी मानव ने जो है हथियार के तौर पर तांबे एवं जो है पत्थर का साथ साथ में इन दोनों के ही औजारों का उपयोग करने लगा। तो इस आधार पर इसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारत के पश्चिमोत्तर इलाके में जो है
काफ़ी सारी जो ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं देखने को मिलती हैं। जैसे कहें हम कायता सभ्यता वगैरह, तो ये सब ताम्र पाषाणकालीन सभ्यताएं हैं। इस आधार पर ताम्रपाषाण काल, कई ताम्रपाषाण काल जो है वैसे तो सामान्य तौर पर माने तो हड़प्पा सभ्यता, जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, बिल्कुल अगला चैप्टर यही है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कांस्य, ब्रोंज किससे मिलता है? तांबे प्लस टिन से बनता है ना, तांबे और टिन से बनता है। तो आप कहें कि तांबा जो है पहले आएगा, तो ताम्रपाषाणिक जो संस्कृति है वो पहले आती है, ठीक है। उसके बाद सामान्यतः माना जाता है कि ताम्रपाषाण कालीन जो सभ्यता है वो किससे आता है? हड़प्पा सभ्यता से पहले आती है। और जो है कई सभ्यताएं हड़प्पा सभ्यता के बाद भी जो है बनी रही। क्यों? क्योंकि इसके साक्ष्य जो है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से मिलते हैं, और जो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से जीवन व्यतीत हो रहा था। कहीं जो है कांस्यों की जो है ब्रोंज का इस्तेमाल करने लगे लोग, इतनी ज़्यादा कुशलता आई, और कहीं जो है तांबे के उपयोग में रह रहे थे। तो इस तरह से देखें तो ताम्रपाषाण और कांस्य युगीन सभ्यताएं जिस तरह से आगे बढ़ी, तो इस तरह से हमने देखा ताम्रपाषाण को। अब एक दो शब्द आते हैं, जैसे संस्कृति बताया मैंने, सभ्यता एक संस्कृति, दो पॉइंट आते हैं अक्सर कि इनमें जो है डिफरेंस क्या है, सभ्यता और संस्कृति। देखिए सभ्यता सामान्य तौर पर मानव जब तकनीकी रूप से, है ना, तकनीकी रूप से दक्षता हासिल करने लगता है और एक नगरीकरण का विकास करने लगता है, और इस आधार पर ये मूर्त होती है जिसको दिखाई देता है सिविलाइजेशन, सभ्यता, उसे सभ्यता कहते हैं। जबकि जो है यानी भौतिक समृद्धि प्राप्त कर लेता है कुल मिला के मानव अपने रहन सहन के आधार पर। इसमें नगरीकरण जो है मुख्य अवयव होता है सभ्यता के लिए, यानी कुल मिला के मूर्त जिसे हम देख सकें उसे हम कहते हैं सभ्यता। और जबकि संस्कृति जो है अमूर्त है, जिसे हम देख नहीं सकते, अर्थात जैसे किसी क्षेत्र विशेष या देश की खान पान, रहने का ढंग इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है, सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, इसको हम देख नहीं सकते। जैसे खान पान, रहन सहन का ढंग, इस तरह से भाषा शैली, तो इस तरह से संस्कृति और सभ्यता में अंतर होता है। तो इस तरह से देखा हमने प्राग इतिहास काल या पाषाण काल को जाना हमने, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखिए इतने आप लोगों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो आप लोग प्रयास कीजिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। केवल आप सपोर्ट कीजिए और अपनी फैमिली को जो है बढ़ाइए पैरामाउंट जीएस जोन को। उम्मीद है आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे इन सेशन को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।